हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे मोल कॉन्सेप्ट के जेई एडवांस सीरीज के पार्ट 2 में। यस, तो जनता, मैंने पिछली क्लास में मोल कॉन्सेप्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नाम का टॉपिक शुरू किया था, है ना। आई होप आप लोगों को वो टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। हमने कुछ अच्छे अच्छे सवाल सीखने की कोशिश की थी। मैंने आप लोगों को ये बोला था कि मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है, उसे जरूर ट्राई करना। एंड जितने भी क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए हैं उन्हें दोबारा से खुद से ट्राई जरूर करके देखना। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई करके देखा होगा। इसके अलावा आपको डीपीपी मिली होगी। तो डीपीपी के जैसे सवाल ऑलमोस्ट आपने क्लास में करे हुए हैं यहां पे भी और अपने पुराने मेंस की तैयारी के दौरान ही। तो मुझे ऐसा कोई बहुत अनूठा सवाल नहीं लगा वहां पे कि मतलब जो मुझे डिस्कस करना ही चाहिए या बिल्कुल ही एकदम अतरंगा है वो। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई सवाल मुझे डिस्कस करना चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट चेक करके उसको जरूर डिस्कस कर लूंगा, है ना जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आज हम क्या करने वाले हैं, तो बेटा आज फिर से प्रैक्टिस का सफर शुरू होगा। कुछ और अच्छे सवाल मैं आप लोगों के लिए लाया हूं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे, इस चैप्टर को रैप अप करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आइए ध्यान से सुनिएगा। तरीका वही है, क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, आपको ध्यान से देखना है, अटेम्प्ट करके ट्राई करना है और फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए। तो भैया आज का भी टारगेट क्या है, क्या करने वाले हैं हम लोग, तो प्लान वही है जो हमेशा की तरह। क्या चीज हम डिस्कस करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स और बेटा न्यूमेरिकल्स, है ना। सारे कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स, राइट। बहुत से बहुत से। चलिए आइए भाई, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आपके लिए मैं यहां पे डेटा दे देता हूं कि अगर आपको सिल्वर का मोलर भार चाहिए रहे तो वो होता है 108 ग्राम पर मोल। सवाल को ध्यान से पढ़ो और ट्राई करके देखो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। सवाल को ध्यान से पढ़ो, ट्राई करके देखो, फिर हम इसको डिस्कस करके देखते हैं। हाँ जी, प्लीज ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है 2.76 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट को स्ट्रांगली गर्म करने पर कितना ग्राम अवशेष बचेगा। मैंने ऐसा ही सवाल पिछली क्लास में भी करवाया था, पर वहां मैंने ये पूछा था कितनी एसटीपी पर कितनी लीटर गैसेस निकलेंगी। यहां मैंने पूछा है कितना ग्राम अवशेष बचेगा। तो रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, गैसेस के अलावा जो भी रह गया वो अवशेष ही है। तो बेटा जी हम यहां पे बोल सकते हैं कि सिल्वर कार्बोनेट होता है Ag2CO3। याद करो, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस बारे में। सिल्वर कार्बोनेट होता है Ag2CO3। अगर इसे मैंने गर्म किया तो बेटा जी ये टूटेगा 2Ag सॉलिड में प्लस CO2 में और साथ में हाफ मोल O2 गैस में। प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास Ag2CO3 के बारे में डिस्कशन है। अगर ये हमारे पास Ag2CO3 के बारे में डिस्कशन है तो ये दोनों तो गैसेस हैं, गैसेस आपकी उड़ जाएंगी, ये आपका अवशेष रह जाएगा, ये आपका अवशेष रह जाएगा। तो गौर से देखिएगा, मेरे पास में डेटा है 2.76 ग्राम Ag2CO3 का, है ना। तो मैं मास से मास तो कभी रिलेट कर ही नहीं पाता, मुझे तो मोल मोल खेलना आता है। तो पहले क्यों ना इसके मोल निकाल दिए जाएं। तो अगर इसके मोल निकालने की कोशिश करी जाए तो Ag2CO3 के मोल कितने आएंगे, देखना ध्यान से। हम बोलेंगे दिया गया भार अपॉन मोलर भार, दिया गया भार है 2.76 अपॉन मोलर भार क्या है देखना 108 इंटू 2, ये हो गए 2 सिल्वर प्लस कार्बन हो गया 12 प्लस O3 हो गया 16 इंटू 3 यानी कि 48। ये आ गए हमारे पास में। इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखना ध्यान से। 108 इंटू 2 हो गया 216 और साथ में 48 प्लस 12 हो गया 60, तो ये वैल्यू आ गई 276 ग्राम पर मोल, है ना। तो ये वैल्यू आ गई 276 ग्राम पर मोल। तो 2.76 डिवाइडेड बाय 276 ये हो जाएगा 0.01 मोल। ये क्या हो जाएगा 0.01 मोल। Ag2CO3 के मोल्स आ गए 0.01 मोल। मुझे अवशेष चेक करना है, मतलब सिल्वर का डेटा चेक करना है। प्लीज ध्यान से देखिएगा, हमने बोला 1 मोल Ag2CO3 से 2 मोल Ag बनता है। 1 मोल Ag2CO3 से 2 मोल Ag बनता है। तो हमारे पास कितना मोल है 0.01 मोल है।
तो 0.01 मोल Ag2CO3 से कितना मोल Ag बनता है? 0.02 मोल Ag बनता है। ठीक है, 1 मोल से 2 मोल Ag बनता है, तो 0.01 मोल से 0.02 मोल Ag बनेगा। अगर Ag बनेगा 0.02 मोल, तो हमें तो भार निकालना है ना, तो Ag का भार कितना आ जाएगा भाई? देखना ध्यान से, मोल इंटू मोलर मास। और जब आप ये करेंगे सॉल्व, तो मेरे हिसाब से आंसर बन रहा है 2.16 ग्राम। 2.16 ग्राम। आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। प्लीज ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। प्लीज ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ जी बेटा, कोई भी समस्या, कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आई है तो प्लीज बताइए। ओके, आगे बढ़े। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें तो अगला सवाल हमें क्या कहता है? ये वाला सवाल एक बार ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। सवाल कह रहा है एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम सल्फेट तथा हाइड्रोजन बनाता है। तो हमें इसने रिएक्शन करने का तरीका बताया है। मैंने बोला था या तो वो रिएक्शन आपको खुद देगा या वो आपको इस तरीके की लैंग्वेज देगा कि आप समझ पाए। तो क्वेश्चन कह रहा है एल्यूमिनियम जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है। तो 300 केल्विन ताप और 1 एटीएम दाब पर कितना लीटर हाइड्रोजन गैस बनेगी जब 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम को 50 ml 5 मोलर H2SO4 के साथ में क्रिया कराया जाता है? ठीक है, सवाल कह रहा है एल्यूमिनियम और H2SO4 क्रिया कर रहे हैं जिससे एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा है। प्लीज ध्यान से देखना, अगर मैं रिएक्शन लिख के देखूं तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिएक्शन हो जाएगी एल्यूमिनियम है H2SO4 के साथ क्रिया कर रहा है और हमारे पास में बन रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन, साथ में हाइड्रोजन। प्लीज ध्यान से देखना, यहां 2 एल्यूमिनियम है, यहां 3 सल्फेट है, यहां 6 हाइड्रोजन है, तो यह आ जाएगा ऐसे। प्लीज ध्यान से देखो, 2 एल्यूमिनियम, 3 सल्फेट और 6 हाइड्रोजन। रिएक्शन समझ में आई क्या? अगर ये रिएक्शन समझ में आती है तो ये एक गैस है। सवाल कह रहा है कि कितने केल्विन ताप पर, 300 केल्विन ताप पर एवं 1 एटीएम दाब पर मुझे बताना है इसका आयतन कितना होगा। इसका आयतन कितना होगा? तो बेटा गैस है यार, गैस के लिए तो बड़ा आसान होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाना। गैस के लिए तो बड़ा आसान होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाना। तो हम आयतन लिख सकते हैं क्या? एनआरटी बाय पी से। हम आयतन लिख सकते हैं एनआरटी बाय पी से। अगर एनआरटी बाय पी से आयतन निकाल सकते हैं तो टी पता है, पी पता है, आर हमें पता होता है। सिर्फ एक चीज है जो हमें ज्ञात करनी है, वो है एन। सिर्फ एक चीज है जो हमें ज्ञात करनी है, वो है एन, मोल की संख्या। और मोल की संख्या के लिए हमें कुछ और डेटा दिया हुआ है। हमें बोला गया है एल्यूमिनियम है 5.4 ग्राम और सल्फ्यूरिक अम्ल का डेटा है 50 ml 5 मोलर। ये डेटा है हमारे पास। अगर ये डेटा है हमारे पास तो हम इससे क्या करें? तो ध्यान से देखना, अभिकर्मक में जब बेटा एक से ज्यादा चीज का डेटा दिया गया हो, जब अभिकर्मक में एक से ज्यादा चीज का डेटा दिया गया हो तो क्या करते हैं? सीमांत अभिकर्मक निकालते हैं। वो सीमांत अभिकर्मक बताता है कि प्रोडक्ट के कितने मोल बनेंगे। तो पहले वहां से आप मोल निकालेंगे, फिर मोल निकल जाएगा तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में पुट करके वॉल्यूम निकालेंगे। सही बात है, सिंपल सा बात है। आपको दिमाग में तरीका पता चल गया। आप कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे, बट एक दिमाग में तरीका बन गया कि सवाल करना कैसे होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मोल मोल खेल ले। तो यहां पे एल्यूमिनियम के मोल आएंगे दिया गया भार अपॉन मोलर भार। ठीक है जी, मोलर भार होता है 27 और दशमलव हटा के मैंने लगा दिया 10। मोलर भार दिया हुआ भी था, तो ये हो जाएगा 2 टाइम कट के 0.2 मोल। ये आ जाएंगे एल्यूमिनियम के 0.2 मोल। बहुत अच्छी बात है। अब मैंने क्या किया? H2SO4 पे बात करते हैं। H2SO4 पे मोलरता पता है, ml में आयतन पता है। बेटा अगर ml में आयतन पता है तो मिली मोल आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको यह चीज पता है कि मोलरता जो होती है वो बराबर होती है मोल अपॉन लीटर में आयतन।
अगर ml में आयतन होगा तो मिलीमोल आएंगे, तो ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे यहां पे मोल क्या हो जाएंगे, मोलरता इंटू आयतन। तो मैंने बोला यहां पे अगर आप H2SO4 के मोल निकालना चाहते हैं तो वो हो जाएंगे मोलरता इंटू आयतन, और आयतन अगर ml में है तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 250 इंटू 10 की घात -3, यानी कि 25 इंटू 10 की घात -2, यानी कि 0.25 मोल, 0.25 मोल। अब आपको एल्यूमिनियम के मोल पता चल गए, आपको H2SO4 के मोल पता चल गए, आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, सीमांत अभिकर्मक। कैसे ज्ञात करते हैं, आपके सैद्धांतिक मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक मोल का अनुपात ले लो अभिकर्मकों के, जिसके लिए ये अनुपात मिनिमम आएगा वही आपका सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। तो हम बोलेंगे अगर मेरे को एल्यूमिनियम के लिए बात करनी है तो हमारे पास सैद्धांतिक मोल है 0.2, स्टोइकियोमेट्रिक मोल है 2, रेशियो आ जाएगा 0.1, ठीक है। जबकि अगर मैंने H2SO4 की बात करी तो हमारे पास में सैद्धांतिक मोल है 0.25 और स्टोइकियोमेट्री है 3, तो रेशियो आ जाएगा 0.08 लमसम। अगर ये आ जाएगा तो ये 0.1 है, ये 0.08 है, न्यूनतम कौन सी वैल्यू होगी, ऑब्वियसली ये वाली। और अगर ये वैल्यू न्यूनतम होगी तो हम कह सकते हैं क्या कि भाई ये मेरा सीमांत अभिकर्मक होगा, मैं कह सकता हूं क्या ये मेरा सीमांत अभिकर्मक होगा। जो वैल्यू न्यूनतम होती है वही तो मेरा सीमांत अभिकर्मक होता है। अगर वही मेरा सीमांत अभिकर्मक होता है तो ये एलआर हो गया, ये डिसाइड करेगा कि हाइड्रोजन कितना बनेगा। अगर ये डिसाइड करेगा कि हाइड्रोजन कितना बनेगा तो इसके 3 मोल पे हाइड्रोजन के कितने मोल बन रहे हैं, 3 मोल। इसके 3 मोल पे हाइड्रोजन कितने बन रहे हैं, 3 मोल। तो बेटा 1 मोल पे कितना बनेगा, 1 मोल। तो बेटा 0.25 मोल पे कितना बनेगा, 0.25 मोल। आई गेस इतना तो समझ आ रहा होगा, है ना। नहीं तो मैं लिख के बता देता हूं, आप ध्यान से देख सकते हैं, मैंने यहां पे बोला 3 मोल H2SO4 से आप साफ साफ देख सकते हैं आपको 3 मोल हाइड्रोजन मिल रहा है। 3 मोल H2SO4 से 3 मोल हाइड्रोजन मिल रहा है। सो 1 मोल H2SO4 से 1 मोल हाइड्रोजन मिलेगा, और अगर 1 मोल H2SO4 से 1 मोल हाइड्रोजन बनेगा तो 0.25 मोल H2SO4 से कितना हाइड्रोजन बनेगा, 0.25 मोल। आपको हाइड्रोजन के मोल पता चल गए, आपको टेम्परेचर पता चल गया, आपको प्रेशर पता चल गया, हमें आयतन निकालना है। अगर आयतन निकालना है तो आइए भाई अब बात कर लेते हैं। हमने बोला आयतन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन गैस के मोल इंटू आर इंटू टी अपॉन पी। हाइड्रोजन गैस के मोल कितने हो जाएंगे, 0.25 इंटू 0.0821 इंटू टेम्परेचर है 300 डिवाइडेड बाय दाब कितना है हमारे पास में बेटा, दाब है हमारे पास में 1 atm। अब क्या करें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो मैंने बोला कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि इसे लिख देते हैं 25/100, 0.0821 को लिख देते हैं 1/12 इंटू इसे लिख देते हैं 300, है ना। 0.0821 को बेटा 1/12 लिख सकते हैं। ये ट्रिक याद रखना, आर अगर आप ये वाला वैल्यू लेते हो तो इसे आप 1/12 भी ले सकते हो, इसे बेटा 1/12 भी लिख सकते हो। ट्रिक है, अगर कैलकुलेशन इजी हो जाए, कुछ आसानी से कट जाए इस वजह से। तो हमने बोला यहां पे ध्यान से देखना, ये 25 की टेबल से कट जाएगा 1 टाइम, ये हो जाएगा 4 टाइम, ठीक है। ये 3 की टेबल से कट जाएगा 100 टाइम, ये कट जाएगा 4 टाइम। फिर ये 4 की टेबल से कट जाएगा 25 टाइम। अब 25/4 आयतन आपका कितना रह जाएगा, 25/4 लीटर। 25/4 लीटर मतलब 6.46 जा 24, 4 2 जा 4 5 जा 6.25 लीटर। प्लीज ध्यान से देखिए, प्लीज ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। सही है जी, 6.25 लीटर। हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का इतना। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेंदी था मैं मानता हूं, पर एडवांस में मैंने आपको पहले भी बोला कि आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि बिल्कुल ही तुरंत सवाल बन जाएगा।
कुछ सवाल ऐसे होंगे या इनऑर्गेनिक के सवाल ऐसे होंगे कि पढ़ते ही मे भी आपसे बन जाए, पर फिजिकल में थोड़ी कैलकुलेशन आती ही है, थोड़े लेंदी सवाल आते ही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया, यहां पे एक्यूरेसी का ज्यादा मानना है, टाइम लिमिट वाली ज्यादा बात नहीं है। क्वेश्चन लेंदी हो सकते हैं, ठीक है, पर आप देखो अगर ऐसा सवाल आए जिसमें आपको सारे स्टेप्स क्लियर हैं, तो पेन तो फटाफट चल जाएगा भाई। मैं तो समझा समझा के धीरे धीरे बता रहा हूं, तो समय लग रहा है, वाजिब है, बट आप लोगों को तो अपने अपने हिसाब से करना है ना, तो अपनी अपनी स्पीड से तुम लोग कर पाओगे। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे यहां पे कुछ बच्चा जल्दीबाजी में 250 मोल बताने लग जाता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करके, वो भूल ही जाता है कि यहां एमएल में दिया हुआ है तो वो मिली मोल है, असली मोल तो 0.25 है। ट्रस्ट मी, तुम्हें लगेगा सर ये कैसी पागल सी बात कर रहे हो आप, ये 0.2 मोल है या 250 मोल होगा, ये कौन बच्चा करेगा? बेटा पेपर में ना इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है, और एडवांस का नाम सुन के वैसे ही तुम्हारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, कुछ भी गलती एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, बच्चे कुछ भी करके आ जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है जो सवाल घर पे हर बार सही कर रहे थे वही पेपर में गलत हो जाता है। तो प्लीज छोटी छोटी चीजों को हटाना है अपनी प्रैक्टिस से, जो गलत काम कर रहे हैं उसको हटाना है, चीजों को रेक्टिफाई कर करके करना है। इसी का रीजन है कि क्लास में मैं आपके सामने पूरे पूरे सवाल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग एक एक स्टेप नोटिस करो, है ना? क्लियर है? प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं इस सवाल में, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्लीज ध्यान से देखिए। यस, हाँ जी, आगे बढ़े क्या? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना चाहते हैं तो बेटा जी ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल देखो, कैसे करोगे, क्या करोगे, सवाल को पढ़ो। ऑर्गेनिक का थोड़ा सा सवाल है, मैं रिएक्शन आपको अभी खुद बता दूंगा, बट ठीक है, आगे के लिए आपको खुद करनी आनी चाहिए। इस तरीके के सवाल आते हैं, ये पेपर में आया हुआ सवाल है, पीवाईक्यू है। 516 ग्राम डायमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन, 516 ग्राम डायमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन जल के साथ अभिक्रिया करके चतुष्फलकीय चक्रीय उत्पाद देता है। ठीक है, ठीक है, चतुष्फलकीय नहीं, चतुष्लकीय है, बेसिकली चतुष्लकीय था। चतुष्लकीय चक्रीय उत्पाद देता है जिसकी लब्धि 75% है। तो उत्पाद का कितना ग्राम बनेगा? मैं रिएक्शन आपको समझाता हूं, फिर आप इस सवाल को ट्राई करके देखना। सारे आपको डेटा दिए हुए हैं, एटॉमिक मास के, जो भी आपको चाहिए हो सकता है। तो डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन मतलब सिलिकॉन है, वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 मिथाइल है, 2 क्लोरो है, तो बेसिकली ये है CH3 होल ट्वाइस SiCl2, डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन ये है। इसने रिएक्शन करी वाटर के साथ, अगर इसने रिएक्शन करी वाटर के साथ तो क्या बनेगा? तो सवाल खुद कह रहा है कि जब ये जल के साथ अभिक्रिया करता है तो चतुष्लकीय चक्रीय उत्पाद देता है। चतुष्लकीय चक्रीय उत्पाद क्या होता है बेटा जी? ध्यान से देखिएगा, CH3 होल 8 Si4O4 ये बनता है। ये कैसे बनता है मैं आपको स्ट्रक्चर बता सकता हूं। ऐसा स्ट्रक्चर होता है सिलिकॉन, आप देखिएगा, ठीक है। एक तो ये बनता है, साथ में आपका HCl बन जाता है। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूं। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ये 4 तो सिलिकॉन हो गए, ये आपके पास में 4 ऑक्सीजन आ गए, और हर किसी पे 2-2 मिथाइल आ गए। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 Si4O4, बढ़िया जी, ये बन गया। अब इसको बैलेंस करना हमारा काम है, तो वहां 8 है तो यहां 4 लगा दिया, सिलिकॉन भी 4 है, ऑक्सीजन हमारे पास में यहां 4 है, यहां एक ही है तो यहां 4 लगा दिया, ये हो गए 8। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गए। अगर ये 8 हो गए तो हमारे पास क्लोरीन भी 8 है, तो ये हो गए 8। देखना ध्यान से, क्या पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई क्या? अगर पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई तो आओ इसको एक लाइन में लिख देते हैं सही से। ये रिएक्शन है, ठीक है जी। अगर ये रिएक्शन है हमारे पास में, तो अब हम क्या बोले? सवाल कह रहा है
इस कंपाउंड का 516 ग्राम है। सर ये रिएक्शन हमें कैसे पता चलेगी? बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे एक बार पी ब्लॉक की एनसीईआरटी सही से, आपको वहां पे मिल जाएगा, सिलेन सिलिकॉन सारी चीजें होती हैं। इसका 516 ग्राम है। ये जल के साथ अभिक्रिया करके ये प्रोडक्ट बनाता है जिसकी लब्धि 75% है। आपको सवाल कह रहा है इस अभिक्रिया की प्रतिशत लब्धि जो है वो कितनी है? 75% है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बताना है इसका कितना ग्राम बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमने रिएक्शन को बैलेंस किया। पहले इसके मोल निकालेंगे, इसके मोल से इसके मोल निकाल देंगे, वो आएंगे सैद्धांतिक मोल। प्रतिशत लब्धि का डेटा है तो उससे वास्तविक मोल निकाल देंगे। वास्तविक मोल आ गए तो मोलर भार से मल्टीप्लाई करते ही उसका भार आ जाएगा। इतना सा ही तो सवाल है, इतना सा ही तो सवाल है। ट्राई करके देखो फिर, अगर इतना आसान है तो करके देखना। मैंने सारे स्टेप्स आपको समझा दिए। मैं चाहता हूं आप लोग खुद इसे एक बार ट्राई करके देखो, करके देखना जरा। यस, हाँ जी, हाँ भाई, करें डिस्कस? चलिए आइए डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखना, पहले हमें इसका मोलर भार निकालना पड़ेगा। तो हम इसका मोल कैसे निकालेंगे? हमने बोला इसके मोल हो गए दिया गया भार अपॉन मोलर भार। मोलर भार हो जाएगा, कार्बन है 12, 3 हाइड्रोजन 15, 15 दूनी 30, प्लस सिलिकॉन सवाल ने दिया हुआ है 28, प्लस Cl2 का मतलब है 71। तो हमने बोला 28 और 30 हो गए 58, 58 और 71 हो गए 9 और ये हो गया 12, 129। अगर 129 हो गया तो हमने बोला 516 अपॉन 129। अगर इसे सॉल्व करते हो तो क्या ये 4 टाइम्स कट रहा है? हाँ जी, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 और 3 11, 4 1 जा 4 और 1 5। तो हमारे पास में कितने मोल आ गए? इसके 4 मोल। हमारे पास इस कंपाउंड के कितने मोल आ गए? 4 मोल। अब आप ध्यान से देखिएगा, मुझे इसके मोल बताने हैं। 4 मोल पे 1 मोल बन रहा है, ये मुझे समझ में आ रहा है? ठीक है, हमने बोला इस कंपाउंड के 4 मोल पे इसका 1 मोल बन रहा है। तो बेटा जी इसके 1 मोल पे है ना, पर 4 मोल पे 1 मोल बन रहा है तो कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि रियलिटी में भी तो 4 मोल ही आ रहे हैं। रियलिटी में भी 4 मोल आ रहे हैं तो समय बचाते हैं ना, हमें ये समझ में आ गया इसका 1 मोल ही बनेगा। जो स्टोइक्योमेट्री से बन रहा है वही सैद्धांतिक रूप से भी बनेगा, यानी कि इसका तो 1 मोल ही बनेगा। ये बात हो गई हमारी। अगर इसका 1 मोल ही बनेगा बेटा, तो आपको यह समझ में आ गया कि इस कंपाउंड के मोल आ रहे हैं 1, परंतु क्योंकि हमें प्रतिशत लब्धि का मतलब पता होता है, प्रतिशत लब्धि क्या होती है? वास्तविक मोल अपॉन सैद्धांतिक मोल इंटू 100, राइट? तो हमें वास्तविक मोल पता करने पड़ेंगे अगर लब्धि दी है तो। 100% लब्धि होती तो वही वास्तविक होते, वही सैद्धांतिक होते। पर क्योंकि मुझे सैद्धांतिक मोल 1 मिल गए हैं, प्रतिशत लब्धि 75% है, तो यहां से हम बोलेंगे वास्तविक मोल जो है वो कितने हो जाएंगे? वास्तविक मोल आपके कितने हो जाएंगे इस कंपाउंड के? CH3 SiO4। ये चीज कितनी हो जाएगी? हम बोलेंगे 75/100 इंटू सैद्धांतिक मोल। सैद्धांतिक मोल आपके पास में कितने बन रहे हैं? 1। तो आंसर आ जाएगा 0.75 मोल। आंसर आ जाएगा 0.75 मोल। ठीक है, 0.75 मोल आ गए, बहुत बढ़िया। वास्तविक मोल आ गए ये। अगर वास्तविक मोल ये आ गए आपके पास में, हमें तो भार बताना है ना। अगर हमें भार बताना है इस कंपाउंड का, तो वो हो जाएगा जितने भी मोल हैं इंटू मोलर मास। मोलर मास क्या हो जाएगा? ये है 15, तो 15 इंटू 8, प्लस सिलिकॉन हो गया 28, प्लस O4 ये हो गया 64, 16 चौके 64। 15 इंटू 8 अगर करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 एकम 8 और 4 12, यानी कि 120 प्लस 28 प्लस 64, 8 और 4 12,
6 2 8 2 10 और 1 11, 1 और 1 2, 212 ग्राम हो गया मोलर मास। अगर मोलर मास हो गया 212, 212 है 222, यस, 8 एकम 8 और 4 12, 120, 120 और 28, 148, 148 और 64, ये हो जाएगा 8 और 4 12, 6 4 10 और 1 11, हाँ ठीक है 212। तो हमारा आंसर हो जाएगा 75/100 इंटू 212। इसको मैंने 25 तिया काटा, इसको 25 चौके काटा, ये हो जाएगा 3 इंटू 212 डिवाइडेड बाई 4। आंसर आ जाएगा 636 डिवाइडेड बाई 4। हम लोग इसे क्या बोलेंगे? 4 1 जा 4, 2 3, 4 5 जा 20, 3 6, 4 9 जा 36, 159 ग्राम। कितना ग्राम बनेगा ये? 159 ग्राम। प्लीज ध्यान से चेक करें, प्लीज ध्यान से चेक करें। कोई दिक्कत है तो बताएं। सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन लिखना हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन था। जैसे ही आपको रिएक्शन मिल गई फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जैसे ही आपको रिएक्शन मिल गई फिर तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। यस, मैंने CH3 होलेट, अच्छा ये चतुष्फलकीय है ना, ये SI4 होना चाहिए ना, SI4 है। अगर ये SI4 होना चाहिए तो यहां पे मोलर मास में मुझे 4 गुना करना पड़ेगा ना इसका। अगर मुझे इसका 4 गुना करना पड़ेगा तो आप ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे मैंने डायग्राम में तो बना दिया, कैलकुलेशन में नहीं लिखा। तो ये हो गया 64, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा 0.75 इंटू, ये क्या बन जाएगा? 8 एकम 8 और 4 12, 120 प्लस 28 चौके 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 112, और ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 6 6 2 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 296। क्या करेंगे हम? 3/4 इंटू 296, ये हो जाएगा 4 7 जा 28, 16 4 4 जा 16, सॉल्व कर दो 222 ग्राम। तो बेटा जी प्लीज, ये छोटी छोटी गलतियां, ये जो मैं कर रहा हूं ये जान करके इसीलिए करा मैंने, ताकि आपको समझ में आए कि ये छोटी छोटी गलतियां भारी नुकसान पहुंचा सकती है। डायग्राम हमने इसीलिए बनाया था कि भाई चतुष्फलकीय होगा, मतलब इसकी 4 यूनिट एक्स्ट्रा हो जाएगी, 4 गुना, इसकी भी 4 गुना, और क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा ऑक्सीजन। तो बेटा जी ये डायग्राम है, और ये डायग्राम है तो 4 सिलिकन है, तो 4 सिलिकन वहां लिखने थे और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्लियर है? बढ़िया, ठीक है सर, बहुत सही। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यस, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सही है साहब, आगे बढ़े। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। फिर से बात यह है कि आपको रिएक्शन लिखनी आ जाए। बात सिर्फ यह है कि आपको रिएक्शन लिखनी आ जाए। तो सर ये रिएक्शन लिखनी हमको कब आएगी? तो बेटा जब आप डी ब्लॉक पी ब्लॉक एक बार एनसीईआरटी से प्रॉपर रिवाइज करोगे ना, तो आपको रिएक्शंस लिखनी आ जाएंगी। अभी मैं रिएक्शंस आपको समझाता हुआ चल रहा हूं, ठीक है, उसको सुनते हुए जाइए, क्योंकि डायरेक्ट मोल कंसेप्ट के सवाल बहुत कम आते हैं। तुम सोचो सर बिना रिएक्शन के सवाल करवाओ हमें, तो इसमें तो हमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो डायरेक्ट रिएक्शन के सवाल या सिंपल सवाल अब कम आते हैं, रिएक्शन बनानी पड़ती है, तो वो हम सवाल कर रहे हैं। रिएक्शन कैसे बनती है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। कॉपर नाइट्रेट के जलीय विलयन के 3.74 ग्राम को Ki के आधिक्य के साथ क्रिया करने पर एक भूरे रंग का विलयन बनता है। अवक्षेप के साथ भूरे विलयन से H2S पास कराने पर एक और अवक्षेप X बनता है। X का भार ग्राम में कितना होगा? Ki आधिक्य में है, ये बात ध्यान रखना। तो हमने बोला कॉपर नाइट्रेट है, इसे जब आप Ki के आधिक्य से क्रिया करवाते हैं तो बेटा जी ये बनता है Cu2I2 प्लस I2 प्लस KiO3 KiO3 बनता है, राइट। प्लीज ध्यान से देखना, कॉपर नाइट्रेट जो है वो Ki के आधिक्य के साथ क्रिया करके Cu2I2 बनाता है, I2 बनाता है और KiO3 बनाता है, ठीक है। ये जो KiO3 बना है, बन गया, ये बन गया, ये बन गया। ये जो I2 है ये यहां पे रुकता नहीं है, ये इस Ki के साथ में फिर से क्रिया कर लेता है, क्योंकि ये आधिक्य में है, और यहां बन जाता है Ki3। यहां क्या बन जाता है? Ki3। अगर Ki3 बन जाता है तो अब गौर से देखना, Ki3 एक बार आपका जो बन गया, Ki3 आपका जो बन गया, वो फिर से क्या करेगा? सवाल कह रहा है H2S के साथ में क्रिया करेगा, और H2S के साथ में क्रिया करके सल्फर का अवक्षेप बना लेगा।
सल्फर का अवक्षेप बना लेगा, बाकी चीजें भी बनाएगा बट ये सल्फर का अवक्षेप बना लेगा। प्लीज ध्यान से देखें, रिएक्शन समझ में आई क्या? फिर बैलेंस वैलेंस करना पड़ेगा, तो वहां पे हमें 2 लगाना था तो अपने यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक है जी, हम यहाँ पे 2 लगा देंगे और हमारे पास KiO3 नहीं KNO3 बन जाएगा ना, यहाँ पे KNO3, K प्लस इसके NO3 माइनस के साथ चला जाएगा, KNO3 बन जाएगा। फिर आपके पास में फर्दर ये रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो K प्लस इसके NO3 माइनस के साथ गया, Cu2 I2 और I2 बन गया, Ki I2 के साथ फर्दर KI3 बना गया, KI3 ने H2S के साथ क्रिया करके सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, बढ़िया। इसके 2 मोल थे, रिएक्शन बैलेंस बैलेंस हम करते रहेंगे, 2 कॉपर यहाँ 2 कॉपर, यहाँ आयोडीन है, यहाँ पे 2 और 2 4 आयोडीन है, तो यहाँ पे 4 लग गया। अगर यहाँ पे 4 लगाना है तो NO3 भी 4 है, तो यहाँ पे 4 लग गया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, बाकी नीचे वाली रिएक्शन तो एक सल्फर है तो एक ही सल्फर है, बैलेंस हो ही नहीं है। सवाल क्या कह रहा है कि इसके 3.74 ग्राम को हमने लिया है, इसके 3.74 ग्राम को Ki के आधिक्य के साथ क्रिया करवाई, जिससे एक भूरे रंग का विलयन बनता है। अवक्षेप के साथ भूरे रंग का विलयन जो है वो H2S पास कराने पर, ये अवक्षेप बनता है जो H2S से पास कराने पर एक और अवक्षेप X देता है, ये आपका X है। तो हमें बताना है X का भार। तो बेटा ये एक तरीके से श्रृंखलात्मक अभिक्रिया हो गई। आप देखो, इसके 2 मोल पे इस I2 का 1 मोल बन रहा है, इस I2 के 1 मोल पे KI3 का 1 मोल बन रहा है, और इस KI3 के 1 मोल पे सल्फर का भी 1 मोल बन रहा है। तो अगर आप इन तीनों को रिलेट करेंगे तो हम ऊपर वाली रिएक्शन से क्या कह सकते हैं? हम बोल सकते हैं स्टोइक्योमेट्री वाइज कॉपर नाइट्रेट का जो 2 मोल है ये 1 मोल I2 देता है, कॉपर नाइट्रेट का जो 2 मोल है वो 1 मोल I2 देता है। जैसे ही कॉपर नाइट्रेट के 2 मोल ने 1 मोल I2 दिया, तो हमने यहां पे ये बोल दिया कि सेकंड रिएक्शन से ये समझ में आता है कि 1 मोल I2 जो है ये 1 मोल KI3 देता है, और ये जो 1 मोल KI3 है ये तीसरी रिएक्शन से समझ में आता है ये 1 मोल सल्फर देता है। आपने इस तरीके से तीनों इक्वेशंस में स्टोइक्योमेट्री को लिंक करके देख लिया है ना, तीनों इक्वेशंस में स्टोइक्योमेट्री को लिंक करके देख लिया। अब आप एक बात देखें, इसके 2 मोल पे इसका 1 मोल, इसके 1 मोल पे इसका 1 मोल, इसके 1 मोल पे इसका 1 मोल, अगर आप तीनों के रिजल्ट्स को कंबाइन करके देखें तो क्या हम ये साफ साफ ये कह सकते हैं क्या कि भाई 2 मोल कॉपर नाइट्रेट से 1 मोल सल्फर बनता है, 2 मोल कॉपर नाइट्रेट से 1 मोल सल्फर बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 2 मोल कॉपर नाइट्रेट से 1 मोल सल्फर बनता है तो बेटा जी 1 मोल कॉपर नाइट्रेट से कितना सल्फर बन जाएगा? हाफ मोल सल्फर बन जाएगा क्या दोस्त? हाफ मोल सल्फर बन जाएगा। इसके 1 मोल से सल्फर कितना बन जाएगा बेटा? हाफ मोल। अगर 1 मोल से हाफ मोल बन जाएगा तो मेरे पास एक्चुअली में इसके कितने मोल्स हैं वो मुझे निकाल के देखने पड़ेंगे। कितने मोल जाएंगे बताना, तो कितने मोल जाएंगे बताना भाई, कैलकुलेशन करो। यस, हाँ जी, कितने मोल जाएंगे भाई? मोलर मास कितना आएगा? मोलर मास कितना आएगा? तो भाई कॉपर है आपके पास में 63, नाइट्रोजन होता है 14 बट 2 नाइट्रोजन है तो 28, ऑक्सीजन होता है 16, 6 ऑक्सीजन है तो 96, तो 63, 28, 96, 8 और 6 14, 14 और 3 17, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, 187 हो गया। 8 और 6 14, 14 और 3 17, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, है ना, 187 ग्राम पर मोल हो गया। चलो बढ़िया। अगर ये मोलर मास आ गया तो बेटा जी हम यहां से मोल्स भी तो निकाल सकते हैं। मैंने मोल्स कितने निकाल दिए CuNO3 होल ट्वाइस के गिवन मास अपॉन मोलर मास, और अगर मैंने ये हटा के नीचे ले लिया 100, ये कटेगा 2 टाइम्स, अगर ये कटेगा 2 टाइम तो 0.02 मोल, ये कटेगा 0.02 मोल। ठीक है, ये आ गया CuNO3 होल ट्वाइस के मोल, राइट। अगर ये कॉपर नाइट्रेट के मोल आ गए आपके पास 0.02, तो आप इस बात को समझें कि 1 मोल पे क्योंकि आधा मोल सल्फर बन रहा है तो 0.02 मोल कॉपर नाइट्रेट से
0.02 इंटू हाफ मोल सल्फर बनता है, तो आपके पास में आंसर आएगा 0.01 मोल सल्फर। 0.01 मोल सल्फर। अगर सल्फर के मोल आ गए तो क्यों ना सल्फर का भार भी निकाल दिया जाए, मोल इंटू मोलर भार, यानी कि आंसर आ जाएगा 31/100 इंटू 32, यानी कि 0.32 ग्राम। 0.32 ग्राम। यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स का भार कितना आएगा? 0.32 ग्राम। प्लीज चेक कर लें, देखना ध्यान से, कहीं पे कोई कैलकुलेशन लोचा तो नहीं कर दिया मैंने। हाँ जी, यस, ध्यान से देखिए, ठीक है क्या? 2022 का सवाल है बेटा, है ना, 2022 का सवाल है, पेपर में आया था, ध्यान से देखना जरूरी है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर यहां तक सब कुछ ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। अगर यहां तक सब कुछ ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। सब मेजरली अच्छे अच्छे PYQs ही है जो मैं करवा रहा हूं, ताकि आपकी क्लास में ही बढ़िया सवाल कवर हो जाए, सो दैट चीजें आपको बेहतर समझ में आए अच्छे से, है ना। देखना ध्यान से, यदि यूरिया के जलीय विलयन में यूरिया का मोल भिन्न 0.05 है, जिसमें जल की मात्रा 900 ग्राम है, यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो, तो यूरिया विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बेटा सवाल को पढ़ते ही दिमाग में क्या आना चाहिए सबसे पहले, कि निकालना क्या है। देखो, हमें निकालना है यूरिया की मोलरता, तो यूरिया विलयन की मोलरता हो जाएगी यूरिया के मोल अपॉन विलयन का आयतन, और वो भी लीटर में। यूरिया के मोल अपॉन विलयन का आयतन, और वो भी लीटर में। प्लीज ध्यान से देखना, ये चीज समझ में आती है क्या? मोलरता क्या हो जाएगी? यूरिया के मोल अपॉन विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। अब मुझे ना तो यूरिया के मोल पता, क्योंकि मोल भिन्न पता है, और ना ही मुझे विलयन का आयतन पता, पर मुझे क्या पता है, अब उसको यूज करता हूं। तो मुझे जल का 900 ग्राम पता है। अगर जल का भार 900 ग्राम है, अगर जल का भार 900 ग्राम है, तो जल के मोल हो जाएंगे दिया गया भार अपॉन मोलर भार, यानी कि 50 मोल। ठीक है, 50 मोल हो जाएंगे। क्लियर है? अगर ये 50 मोल हो गए तो आपको यूरिया का मोल भिन्न 0.05 पता है भाई। अब इस डेटा को यूज करते हैं। अगर हमें यूरिया का मोल भिन्न दोस्त 0.05 समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। हम यहां पे ये कह सकते हैं क्या, यूरिया के मोल अपॉन टोटल मोल, यूरिया प्लस जल, है ना, यूरिया के मोल अपॉन टोटल मोल, दैट इज यूरिया के मोल प्लस जल के मोल। ये जो टोटल है, ये रेशियो किसके बराबर है? 0.05 के बराबर, मतलब 5/100 के बराबर, मतलब 1/20 के बराबर। अगर 1/20 के बराबर है, आप ध्यान से देखिए, अगर 1/20 के बराबर है, आप ध्यान से देखिए, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से, हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन बनती है 20 टाइम्स यूरिया के मोल, ये वैल्यू बराबर हो जाती है यूरिया के मोल प्लस जल के मोल। अब आप कहोगे सर ये एडवांस लायक सवाल है। बेटा आया तो है एडवांस में, इसलिए तो मैंने कहा था जरूरी नहीं है कि हर तगड़ा सवाल ही एडवांस का हो। हाँ, सवाल लेंदी जरूर हो सकता है, बट करने लायक होते हैं एडवांस के सवाल। कुछ एक सवाल होते हैं जो अजीबोगरीब आ जाते हैं, बट बाकी तो यार कॉन्सेप्ट वही रहता है। अब इस सवाल को अगर तुम दिमाग से सोचो तो ऐसे कुछ बहुत तोप नहीं करना, ये दोनों चीजें बड़ी आसानी से हम निकाल देंगे। यूरिया के मोल तो यहीं से आ जाएंगे, क्योंकि जल के मोल में निकाल चुका हूं। और विलयन के आयतन के लिए मुझे विलयन का घनत्व पता है। घनत्व होता है भार अपॉन आयतन। आयतन निकालना है, घनत्व पता है, और जब दो चीजों के मोल पता चल गए तो उनके भार निकाल के जोड़ दूंगा, विलयन का भार आ जाएगा। विलय और विलायक के भार को जोड़ दूंगा, विलयन का भार आ जाएगा। भार पता चल गया, घनत्व पता है, आयतन पता चल जाएगा, मोलरता बड़ी आसानी से आ जाएगी। तो देखना ध्यान से, यहां से आप जब सॉल्व करेंगे, ये यूरिया के मोल अगर इधर आएंगे तो ये हो जाएगा 19 टाइम्स यूरिया के मोल, ये बराबर हो जाएगा जल के मोल के। ठीक है, 19 टाइम्स यूरिया के मोल बराबर हो जाएंगे जल के मोल के। तो यहां से यूरिया के मोल आ जाएंगे जल के मोल डिवाइडेड बाय 19। ठीक है, जल के मोल डिवाइडेड बाय 19। जल के मोल कितने आ गए? 50। अगर जल के मोल आ गए 50 तो यूरिया के मोल आ गए 50/19।
यूरिया के मोल कितने आ गए? 50/19। अगर यूरिया के मोल आ गए 50/19 तो आइए आगे बात करें। यूरिया के मोल आ गए 50/19। अब क्या करेंगे बेटा? हमें यूरिया के मोल पता चल गए तो हमें ये वैल्यू पता चल गई। अब हमारी सारी जद्दोजहद है ये निकालने में। तो उसके लिए मुझे घनत्व पता है, मुझे भार पता करना है विलयन का। आप देखो ध्यान से, जो विलयन का घनत्व होता है ये बराबर हो जाएगा विलयन का भार अपॉन विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन किस यूनिट में? ml में। विलयन का भार क्या हो जाएगा? विलेय प्लस विलायक के भार का सम, मतलब यूरिया का भार प्लस जल का भार, ये हो जाएगा विलयन का कुल भार अपॉन विलयन का आयतन, और वो भी ml में। ठीक है, बहुत सही। तो बेटा यूरिया का भार और जल का भार कैसे आएगा? तो आपको मोल्स पता है तो क्यों नहीं आएगा? जल का भार तो आपको पता ही है 900 ग्राम, ये तो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है 900 ग्राम। यूरिया का भार आपको यहां से मिल जाएगा क्योंकि मुझे यूरिया के मोल पता है। इसे अगर हमने इंटू कर दिया यूरिया के मोलर भार से तो हमारा आंसर बन जाएगा, तो वैल्यू आएगी 50/19 इंटू यूरिया का मोलर भार है 60। यूरिया का मोलर भार होता है 60। जिनको नहीं पता था वो सुन ले ध्यान से। यूरिया का सूत्र है NH2CONH2, और जब आप इन सारी वैल्यूज को पुट करते हैं तो मोलर मास आता है निकल करके 60 ग्राम पर मोल, है ना? मोलर मास आता है 60 ग्राम पर मोल। मैंने इस चीज को सॉल्व किया तो ये वैल्यू लगभग कितनी आएगी? अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली निकल करके आएगी 50 × 60 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, तो हम बोलेंगे 5 × 6 30, 30 × 10 की घात 2 यानी कि 3 × 10 की घात 3 डिवाइडेड बाय 20। तो वैल्यू आ जाएगी सॉल्व होके 3 × 10 की घात 2 × 10 डिवाइडेड बाय 20। 0 से 0 कैंसिल, हम बोल देंगे 30 × 10 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका 150। ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 150 ग्राम। यूरिया का भार आ गया, इस तरीके से निकाल पाए हम लोग लगभग 150 ग्राम। अगर ये आ गया 150 ग्राम तो अब आप देखें विलयन का आयतन तो आ ही जाएगा, ml में ही आ जाए भले ही, क्या हो जाएगा? सोल्यूशन का भार अपॉन घनत्व। सोल्यूशन का भार हो जाएगा 900 ग्राम जल है, 150 ग्राम यूरिया है, यानी कि 1050 डिवाइडेड बाय विलयन का घनत्व कितना है? 1.2। ml में आए सेंटीमीटर क्यूब में आए एक ही बात है, आपको पिछली क्लास में बताया था 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml एक ही बात होती है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर एक 10 आएगा एक्स्ट्रा। ठीक है जी, अब हमने क्या किया? 10500 डिवाइडेड बाय 12। हमने इसको करा 4 की टेबल से अगर सॉल्व, या 12 की टेबल से डायरेक्ट ही कर देते हैं, हमें क्यों टाइम लगाना है। तो देखना जरा 10,500 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 8 जा 96, 15 में से 6 गए 9। ठीक है, तो ये हो गया 9, एक 0 एक्स्ट्रा आ गया। 12 8 जा 96 होता है, 12 7 जा 84 होता है, 6 एक और 0, 12 5 जा 60, 875 हो गया। अगर ये वैल्यू आ गई 875, अगर ये वैल्यू आ गई 875 ml, है ना? एक बार कैलकुलेटर से भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, अपने को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का। ध्यान से देखिएगा, 10,500 डिवाइडेड बाय 12, 875। बहुत बढ़िया, ये आ गया आपका ml में। अगर ये ml में आ गया तो इसको लीटर में क्या लिख देंगे हम लोग? 0.875 लीटर लिख देंगे ना, बाय 1000 करना होता है। तो अब आएगा आपका मोलारिटी ऑफ यूरिया। यूरिया की मोलरता आएगी, यूरिया के मोल यानी कि 50/19 अपॉन विलयन का आयतन, और वो भी लीटर में। तो यूरिया के मोल हो जाएंगे 50/19 अपॉन विलयन का आयतन हो जाएगा 0.875। तो हमने बोला वैल्यू आ जाएगी 50/19 इंटू 0.875। इसे सॉल्व कर देते हैं, आंसर बन जाएगा। अगर मैं अभी आप लोगों के लिए फटाफट एक आंसर बना के दूं इसका, तो मैंने बोला 16.625 बन रहा है ये, तो 50 डिवाइडेड बाय 16.625, ये वैल्यू आएगी लगभग 3 मोलर। ठीक है, क्लियर है? पक्का जी, लगभग 3 मोलर। तो यहां से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। तरीका देखो, सबसे पहले निकालना क्या था उसको लिखा, वहां से एक रूपरेखा बनी दिमाग के अंदर कि भाई मोल निकालने के लिए मोल भिन्न की मदद लगेगी क्योंकि जल का भार पता है,
और आयतन निकालने के लिए, कुल भार निकालने के लिए हमें यह तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मोल से भार निकालना आसान होता है, मोलर भार से मल्टीप्लाई करना होता है। प्लीज ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ भाई, प्लीज ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। यस, ठीक है क्या? आया आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। आइए भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखना ध्यान से, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगर हम अगले सवाल की तरफ जा रहे हैं तो अगला सवाल हमको क्या कह रहा है, हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। इसको तो हटा देंगे, सेम टाइप का सवाल है, और सवाल अभी करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, ये सवाल गुड क्वेश्चन, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, बहुत आसानी से ये बनने वाला नहीं है। आपको सवाल को पढ़ के कई बार सोचना पड़ेगा, तब जाके कुछ बात बनेगी। यदि कोई यौगिक H2X जिसका मोलर भार 80 ग्राम है, उसे 0.4 ग्राम पर ml के घनत्व वाले विलायक में घोला जाता है। बेटा मेरी बात को ध्यान से समझो, 0.4 ग्राम पर ml वाले विलायक में घोला जाता है। बेटा आपको इस बार विलायक का घनत्व दिया है, विलेय का भार दिया है, ठीक है, विलेय का भार दिया है, विलायक का घनत्व दिया है। यदि विलयनीकरण पर आयतन में कोई चेंज नहीं आता, विलयनीकरण पर आयतन में कोई चेंज नहीं आता, तो 3.2 मोलर विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयनीकरण करने पर मतलब जब विलेय को विलायक में घोला गया तो आयतन में कोई चेंज नहीं आया, मतलब सवाल की लैंग्वेज ये है, सवाल ये कह रहा है कि जो विलायक का आयतन है वही हमने विलयन का आयतन भी माना हुआ है। जो विलायक का आयतन है वही हमने विलयन का आयतन भी माना हुआ है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन आपको। समझ रहे हैं आप बात? जो विलायक का आयतन है वही हमने विलयन का आयतन माना हुआ है। प्लीज बात को गौर से समझें। अगर ऐसी बात है तो हमें सवाल कह रहा है कि अगर आयतन सेम है तो 3.2 मोलर विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो बेटा जी अगर मुझे मोललता निकालनी है तो वही वाली बात मैं फिर से करूंगा, हम बोलेंगे विलेय के मोल, निकालना क्या क्या है वो देख लो, विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार। और अगर आप ये ग्राम में निकालते हैं तो आपको ऊपर एक 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखना जी ये चीज होगी, विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार, अगर ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमें मोललता बतानी है। अब आप एक बात गौर से देखें, यदि कोई यौगिक जिसका मोलर भार 80 ग्राम है, मुझे मोलर भार दिया है, भार नहीं पता, तो मैं मोल नहीं निकाल सकता हूं अभी, और ना मुझे विलायक का भार पता है, मुझे विलेय का मोलर भार पता है, विलायक का घनत्व पता है। तो अब मैंने क्या किया, मुझे एक चीज दी हुई है 3.2 मोलर, जब कुछ नहीं दिया होता तो फिर अब क्या करें, जो दिया है डेटा, हमें मोलरता दी है 3.2 मोलर। अगर हमें 3.2 मोलर दिया है तो इसका मतलब हो गया 3.2 मोल पर लीटर। विलयन की मोलरता हो गई 3.2 मोल पर लीटर, यानी कि हम यहां पे ये कह सकते हैं क्या कि 1 लीटर विलयन में 3.2 मोल H2X के हैं। भाई मोलरता का मतलब यही तो होता है मोल पर लीटर का, कि 1 लीटर में इतने मोल विलेय के हैं, और विलेय यहां पे क्या है, H2X है, तो 1 लीटर विलयन में 3.2 मोल H2X मौजूद है। सही बात है, 1 लीटर विलयन में 3.2 मोल H2X मौजूद है। प्लीज ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, देखा क्या? देखो भाई, अगर आपने ये सोचा होगा यहां पे कि भाई विलयन का आयतन मिल गया है, तो आपको ये बात समझ आई होगी कि विलयन का आयतन है वही विलायक का आयतन है, यानी कि हमें यहां पे ये समझ में आता है कि विलायक का जो आयतन है वो हो जाएगा 1 लीटर, विलायक का आयतन भी क्या हो जाएगा यहां पे 1 लीटर, यानी कि 1000 ml, यानी कि 1000 ml। ठीक है, अगर विलायक का आयतन भी 1000 ml आ गया, देखो तुम्हें विलेय के मोल मिल चुके हैं,
विलय के मोल तो मिल चुके हैं, तो वो प्रॉब्लम अपनी सॉल्व हो गई। अब सारी प्रॉब्लम है ये निकालने की, और ये निकालने के लिए विलायक का आयतन मिल चुका है और विलायक का घनत्व भी पता है। अगर विलायक का घनत्व पता है, अगर विलायक का घनत्व पता है 0.4, तो ये चीज बराबर होगी विलायक का भार अपॉन विलायक का आयतन, और विलायक का आयतन है 1000। विलायक का आयतन क्या है? 1000। अगर ये चीज 1000 है तो अब ध्यान से देखना इस बात को, तो ध्यान से देखना इस बात को, यहां से विलायक का भार कितना आएगा? यहां से विलायक का भार कितना आएगा? 0.4 इंटू 1000, आंसर आ जाएगा 400 ग्राम। आंसर क्या आ जाएगा? 400 ग्राम। ध्यान से देखना, विलायक का भार क्या आएगा? 400 ग्राम। अगर विलायक का भार आ गया 400 ग्राम, तो अब एक बात को समझिए, विलायक का भार पता चल चुका है और मोल तुम्हें पता चल ही चुके हैं, तो यहां से हमने क्या किया? हमने बोला मोललता निकाल दी। क्या? विलय के मोल अपॉन विलायक का भार ग्राम में, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये हटेगा तो नीचे 10 आएगा, 0 से 0 कटेगा, 32/4। आंसर आएगा 8 मोलल। आंसर क्या आएगा? 8 मोलल। बेटा ये सवाल अच्छा इसलिए था क्योंकि आपको ये पॉइंट चमकना जरूरी है। सवाल ने लिखा होता है पर फिर भी बच्चा ना इस लाइन का अर्थ नहीं समझ पाता। वो पता है क्या कहता है? वो ये कहता है कि सर मैंने तो डेंसिटी ही सेम मान ली। बच्चे जनरली कह देते हैं कि सर विलय तो ठोस है, तो विलायक की वजह से ये आयतन आया होगा, तो आयतन सेम ना मान के वो डेंसिटी सेम मान लेता है, और घनत्व जो विलायक का है उसे ही विलयन का घनत्व मान के सॉल्व करने लग जाता है, और उससे आंसर गड़बड़ आ जाता है। तो ये इसीलिए अच्छा सवाल है क्योंकि इसको समझा जाए कि भाई आपको विलयन सेम मानना है। मोलरता के डेटा से विलयन निकाला और उसको सॉल्व किया। ठीक है, बढ़िया। चलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताएं। ध्यान से पढ़ो सवाल, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आ रही है प्लीज बताएं। ठीक है बेटा, चलिए आइए आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, गौर से सुनेंगे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, प्लीज ध्यान से देखना। सवाल कह रहा है 29.2% W/W, 29.2% W/W HCl के स्टॉक सोल्यूशन का घनत्व 1.25 ग्राम पर ml है। ठीक है, 29.2% W/W HCl के स्टॉक विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम पर ml है। यदि HCl का अणु भार 36.5 ग्राम पर मोल है, तो 200 ml 0.4 मोलर HCl विलयन बनाने के लिए स्टॉक सोल्यूशन का कितना आयतन लगेगा ml में? आप ध्यान से बात को समझिए, हम कह रहे हैं कि HCl के स्टॉक सोल्यूशन से मुझे फाइनली ये सोल्यूशन बनाना है। मतलब अगर मैं बोलूं स्टॉक सोल्यूशन है मेरे पास, अगर मैं बोलूं स्टॉक सोल्यूशन है मेरे पास, तो इसका मुझे एक डेटा दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है प्रतिशत W/W जो कि होता है 29.2%। ठीक है जी, मेरे पास है विलयन का घनत्व जो कि है 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, और हमें दिया हुआ है HCl का अणु भार जो कि है 36.5 ग्राम पर मोल। ओके, बढ़िया। इससे मेरे को बनाना क्या है? इससे जो मुझे फाइनल सॉल्यूशन बनाना है वो क्या है, बात को समझिए। इससे जो मुझे फाइनल सॉल्यूशन बनाना है उस बात को समझिए। हमारे पास है 0.4 मोलर HCl और 200 ml। 0.4 मोलर HCl 200 ml। देखो ध्यान से, ये स्टॉक सोल्यूशन है, ये आपका फाइनल सोल्यूशन है, यहां से यहां जाना है। अगर HCl का विलयन बनाना है तो आप एक बात मान सकते हैं कि अगर आपको ये करना है तो बेटा जी HCl के मोल जो विलय है उसके मोल क्या रहेंगे? हमेशा कांस्टेंट, क्योंकि HCl ही पहले HCl ही बाद में है। अगर HCl के मोल कांस्टेंट रहेंगे तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे HCl के जो मोल हैं वो क्या, HCl के जो मोल हैं वो क्या, हमने बोला जो स्टॉक सॉल्यूशन में HCl के मोल हैं
और जो फाइनल सॉल्यूशन में HCl के मोल हैं वो हमने क्या कर दिए, सेम कर दिए, है ना। स्टॉक सॉल्यूशन में जो HCl के मोल हैं और जो फाइनल सॉल्यूशन में HCl के मोल हैं वो हमने क्या कर दिए, सेम कर दिए। अगर हमने दोनों के मोल सेम कर दिए तो बेटा जी मोल कैसे पता करें, हमें मोलरता और आयतन पता है, तो हम यहां पे ये कह सकते हैं क्या कि यहां हम बोल दे HCl की मोलरता इंटू HCl का आयतन, HCl की मोलरता इंटू HCl का आयतन। और इसी तरीके से स्टॉक सॉल्यूशन में भी हम बोलेंगे HCl की मोलरता इंटू HCl का आयतन। प्लीज ध्यान से देखना, M1V1 इक्वल टू M2V2 करेंगे। अगर M1V1 इक्वल टू M2V2 करेंगे तो फाइनली तो हमारे पास हो गया 0.4 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया M2 इंटू V2। अगर मैं M1 इंटू V1 करना चाह रहा हूं तो बेटा जी ध्यान से देखिएगा, सवाल कह रहा है इसका कितना आयतन लगेगा, तो V1 तो मुझे निकालना ही है। मोलरता कैसे पता चले, तो बेटा जी आपने एक ट्रिक सीखी होगी, जब आपको प्रतिशत W/W पता हो, D पता हो और मोलर भार पता हो, तो यहां से मोलरता निकालने की ट्रिक होती है 10xD/m0, मतलब विलेय का मोलर भार। तो अगर आप ये ट्रिक फॉलो करते हैं तो 10 इंटू एक्स होता है परसेंटेज W/W इंटू घनत्व होता है 1.25 अपॉन मोलर भार होता है 36.5। ठीक है जी, यहां से मोलरता पता चल जाएगी हमको M1, और अगर यहां से मोलरता पता चल जाएगी तो ध्यान से देखिएगा क्या आएगा सॉल्व होके, क्या आएगा सॉल्व होके, प्लीज ध्यान से देखना कैसे करेंगे इसको सॉल्व। हम बोलेंगे 10 इंटू 29.2 इंटू 1.25, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 36.5, आंसर आएगा 10, आंसर आएगा 10 मोलर। अगर आंसर आएगा 10 मोलर तो ध्यान से देखो, यह आएगा 10 इंटू V1 और ये चीज बराबर हो जाएगी इस चीज के। बस तो फिर अब तो आंसर आ जाएगा, अब तो आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, मैं कह रहा हूं इसको लीटर में मत कन्वर्ट करो, क्योंकि आंसर ही ml में माना है, आंसर मांगा ही ml में है, तो ऐसे ही सॉल्व कर दो। ऐसे ही सॉल्व कर दोगे तो इक्वेशन बन जाएगी 10V1 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 200 ये हो गया, तो V1 की वैल्यू हो जाएगी 80/10, यानी कि आंसर आ जाएगा 8 ml। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 ml। प्लीज ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत है तो बताइए, प्लीज ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। यस, प्लीज ध्यान से देखिए, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। हाँ जी, हाँ भाई, डिस्कस करें आगे। सही है, सवाल समझ में आया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होंगी बातें, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेटा पेपर के अंदर जो हमें करने आने चाहिए, सो दैट हमारा एक अच्छा प्रिपरेशन वहां पे बन पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। ऐसा एक सवाल मैंने पिछली बार भी कराया था, बट ये भी एक PYQ है, पेपर में आया हुआ सवाल है। ध्यान से देखना, सवाल ये कह रहा है एक रिएक्शन है P4S3 प्लस 8O2, इससे आपका बन गया P4O10 प्लस SO2। ये रिएक्शन है। अगर ये रिएक्शन है तो हमने बोला हर प्रोडक्ट का 1 ग्राम बनाने के लिए, हर प्रोडक्ट का 1 ग्राम बनाने के लिए P4S3 का न्यूनतम भार ज्ञात करें। हर प्रोडक्ट का 1 ग्राम बनाने के लिए P4S3 का न्यूनतम भार ज्ञात करें। ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, 2.234 ग्राम पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है बेटा 0.456 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है बेटा 1.1458 ग्राम, आखिरी ऑप्शन है बेटा 3.456 ग्राम।
हाँ जी, ये चीज है। हमें डेटा एटॉमिक मास का दिया हुआ है, एटॉमिक मास फास्फोरस का है, मतलब मोलर मास अगर आप माने तो 31 ग्राम पर मोल, और सल्फर के लिए डेटा दिया हुआ है 32 ग्राम पर मोल। प्लीज ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व होगा सवाल, ट्राई करके देखें क्वेश्चन कैसे करेंगे, आराम से पढ़ें। ऐसा सवाल आपने किया हुआ है ऑलरेडी, ट्राई करके देखना इसको भी। हर प्रोडक्ट का 1 ग्राम बनाने के लिए P4S3 का न्यूनतम भार कितना लगेगा वो हमको बताना है। हाँ जी, करें डिस्कस। सीमांत अभिकर्मक का एक अच्छा एप्लीकेशन दिख रहा है आपको, क्योंकि ऐसा ही सवाल हमने पहले भी किया था। हमें प्रोडक्ट का डेटा दिया है, रिएक्टेंट का पूछा है, तो प्रोडक्ट में एलआर ढूंढ के उल्टा चलना पड़ेगा। तो भाई हमने क्या बोला, हमने कहा अगर हर किसी का 1-1 ग्राम है, इसका भी 1 ग्राम है, इसका भी 1 ग्राम है, तो पहले मोल्स निकाल देते हैं। अगर हम मोल निकाल देते हैं तो P4O10 के मोल हो जाएंगे दिया गया भार अपॉन मोलर भार। मोलर भार क्या हो जाएगा, 31 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 10। ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगी 1/124 प्लस 160, 124 प्लस 160, तो वैल्यू हो जाएगी 4, 8, 2, तो वैल्यू हो जाएगी 1/284 मोल। P4O10 के मोल्स हो जाएंगे 1/284 मोल। बढ़िया बात है। इसी तरीके से अगर आप SO2 के मोल निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आएगा दिया गया भार अपॉन मोलर भार 32 प्लस 16 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 1/64 मोल। अच्छा जी, रिएक्शन बैलेंस है क्या, 4 फास्फोरस 4 फास्फोरस 3 सल्फर है, तो यहां 3 लगा दिया, 3 दूनी 6 और 10 16, ये 16 ऑलरेडी है, बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब आप ध्यान से देखना, ये मोल्स आ गए, मुझे एलआर पता करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एलआर के लिए भाई सैद्धांतिक अपॉन स्टोइकोमेट्रिक करना पड़ेगा। तो अगर मैंने P4O10 के लिए बात करी तो सैद्धांतिक मोल है 1/284 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक है 1, तो हमारे पास में रेशियो आ गया 1/284। इसी तरीके से अगर मैंने SO2 की बात करी तो हमारे पास में सैद्धांतिक है 1/64 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक है 3, तो वैल्यू आ जाएगी 1/192। ठीक है, 1/192। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को चेक करें तो दोनों में से कौन सी वैल्यू न्यूनतम है, मुझे ये बताओ। दोनों में से कौन सी वैल्यू न्यूनतम है, मुझे ये बताओ। हमें 1-1 ग्राम बनाना है दोनों का, तो हमारे पास में कौन सी वैल्यू न्यूनतम है। ठीक है, तो हमने बोला कि भाई ऐसा है कि अगर आप यहां पे वैल्यू चेक करेंगे तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, है ना, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतनी ओवरऑल वैल्यू छोटी आएगी। अगर ओवरऑल वैल्यू छोटी आएगी तो ये तो हमारा एलआर होगा। अगर ये हमारा एलआर होगा तो ये डिसाइड करेगा कि P4S3 का कितना डेटा हमने लिया होगा, P4S3 का कितना डेटा हमने लिया होगा। ये बात आप मानते हो, ये आपका एलआर होना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। भाई 1/10 और 1/20 कौन सी वैल्यू छोटी, 1/20, तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा ओवरऑल वैल्यू छोटी, ये वैल्यू छोटी, तो ये एलआर। अगर ये एलआर तो इसके 1 मोल पे इसका 1 मोल बन रहा है, तो 1/284 मोल पे इसका 1/284 ही मोल बन जाएगा। अगर 1/284 मोल ही बन जाएगा, एक सेकंड रुकना, नहीं अभी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है ना, ये 3 दूनी 6 और 10 16 है। अच्छा 16 है, हाँ बैलेंस है, बैलेंस है, ठीक है। तो हमने बोला 1 मोल पे 1 मोल बन जाएगा, राइट, ऐसा है। अगर ऐसा है तो इसके मोल्स कितने हैं हमारे पास, ये मोल्स आ जाएंगे P4S3 के। अगर ये मोल आ जाएंगे P4S3 के तो हम बोलेंगे न्यूनतम भार कितना हो जाएगा, मोलर मास 31 इंटू 4 प्लस 32 इंटू 3, तो हम बोलेंगे 31 इंटू 4 हो गया 124 प्लस ये हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 284। आंसर क्या आ जाएगा,
220 अपॉन 284। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो लगभग लगभग 110 अपॉन एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। इतना अगर हम ये ले लेते हैं 0.77 ग्राम तो हमारा काम चल जाना चाहिए क्या? देखना ध्यान से, प्लीज ध्यान से देखना। नहीं, बट ये तो ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा। अगर ऐसा है, अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया होता तो 2 4 जा 2 7 जा 14 और 1 15 हो जाता, तो 5 और 1 आ जाता ना। ठीक है, पर अगर यहां पे कुछ गड़बड़ हो रही है तो हमने क्या प्रॉब्लम करी है? 0.77 ग्राम पे मैच नहीं हो रहा। अगर हर प्रोडक्ट का 1 ग्राम बनना ही चाहिए तो बेटा अगर P4O10 पहले खत्म हो जाएगा तो P4O10 तो फाइनली 1 ग्राम बनेगा ही नहीं। इस बात को समझो, ये हमने क्यों किया। देखो, अगर P4O10 आपका LR है तो यानी कि ये पूरा खत्म हो गया, अगर उसको बना देगा तो 1 ग्राम बचेगा ही नहीं। हमें कहना है कि हर प्रोडक्ट का 1 ग्राम बनना चाहिए। 1 ग्राम जब ही बनेगा ना जब वो खर्च नहीं होगा, और खर्च जब नहीं होगा जब हम इससे नहीं इससे रिएक्शन को चलाएंगे, और जब हम इससे नहीं इससे रिएक्शन को चलाएंगे तो इस बात को समझिए कि हमेशा एलआर वाला फंडा इस तरीके से यूज नहीं करना होता। मैं यहां पे बार बार बोल रहा था P4O10 एलआर लेंगे क्या, कैसे लेंगे, बैलेंस है क्या, क्या नहीं है, इसलिए कह रहा था समझो मेरी बात। क्योंकि अगर P4O10 के हिसाब से पूरी अभिक्रिया चला दी तो फिर तो ये तो खत्म ही हो जाएगा अल्टीमेटली, है ना। पर वो तो होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि हमें तो ये जब बनाना है जब दोनों 1-1 ग्राम बने रहे एंड में। अगर दोनों 1-1 ग्राम बने रहे तो इसका मतलब आधिक्य अभिकर्मक से क्रिया चलानी पड़ेगी। तो रिएक्शन अगर SO2 से प्रोसीड होगी तो हमारे पास ट्विस्ट यहां पे यही था, इसीलिए तो एडवांस का सवाल है। सो 3 मोल SO2 से आपके पास 1 मोल P4O3 बनेगा। समझ रहे हो? 3 मोल SO2 से 1 मोल P4S3 बनेगा। बेटा अगर 3 मोल SO2 से 1 मोल P4S3 बनेगा, सो 1 मोल SO2 से 1/3 मोल P4S3 बनेगा। अगर 1/3 मोल P4S3 बनेगा तो बेटा जी हमारे पास में मोल्स आ गए हैं। हमारे पास SO2 के एक्चुअली कितने मोल्स हैं? 1/64 मोल। तो 1/64 मोल SO2 से ये बन जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1/192। अगर इतने मोल्स आपके पास में बन गए तो अब इससे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। क्या इससे हमारा काम बन जाएगा क्या? देखना ध्यान से। हमारे पास में है 220, तो हमने बोला 220 अपॉन 192 ग्राम। सही है, मोल को मोलर भार से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये कर दिया तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ऑब्वियसली 1 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए, और 1 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए तो एक ही ऑप्शन है जो इस चीज को फॉलो करता है, सी ऑप्शन, और वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि 192 1 जा 192 होता है, 1 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, तो वो आंसर है सी। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने P4O10 LR होने के बावजूद उसे क्यों हटाया है? क्योंकि अगर उसको LR लेंगे तो इसका मतलब वो तो खत्म हो जाएगा फाइनली, 1 ग्राम बचेगा ही नहीं। हर प्रोडक्ट का 1-1 ग्राम बनना चाहिए, तो वो जब बनेगा जब आप आधिक्य अभिकर्मक के हिसाब से अभिक्रिया चलाएंगे। ठीक है, क्लियर है? प्लीज ध्यान से देखिए। ओके, देखो ध्यान से, गुड क्वेश्चन, समझो इस बात को, देखना ध्यान से भाई। ठीक है, ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चले। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, प्लीज गौर से देखना, बड़ा आसान सवाल है। यस, देखो बहुत ही बढ़िया उम्दा सवाल है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। यदि ऐसा माना जाए कि 1,3,5 हेक्साट्राईइन में केवल शुद्ध डबल बॉन्ड मौजूद है और शुद्ध सिंगल बॉन्ड मौजूद है, अनुनाद नहीं होता है, मतलब रेजोनेंस नहीं होता है, तो यौगिक के कितने ग्राम में 1 मोल डबल बॉन्ड होगा? सिंपल सा सवाल है, पर बच्चों को पढ़ के हवाई नहीं लगती, क्या पूछ दिया। यौगिक के कितने ग्राम में 1 मोल डबल बॉन्ड होगा? मेरी बात को गौर से सुने, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाए। हेक्साट्राईइन, तो बेटा जी 6 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा,
ये हो जाएगा 135 हेक्साट्राईन। ये हमारे पास में कंपाउंड है, इसमें शुद्ध डबल बॉन्ड है और शुद्ध सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो यौगिक के कितने ग्राम में 1 मोल डबल बॉन्ड होगा? आप एक बात समझिए, इस कंपाउंड के 1 मोल में अगर अनुनाद नहीं होता तो 3 डबल बॉन्ड है, तो हम बोलेंगे 1 मोल कंपाउंड में अगर हम मोल मोल खेले तो 3 मोल डबल बॉन्ड है। 1 मोल कंपाउंड में 3 मोल डबल बॉन्ड है। तो बेटा जी हम इसको उल्टा भी तो बोल सकते हैं, 3 मोल डबल बॉन्ड है 1 मोल कंपाउंड में, तो हम बोलते हैं 1 मोल डबल बॉन्ड है 1/3 मोल कंपाउंड में। 1 मोल डबल बॉन्ड है 1/3 मोल कंपाउंड में। अगर 1 मोल डबल बॉन्ड है 1/3 मोल कंपाउंड में, तो आपसे वही बोल रहा है कितने ग्राम में 1 मोल डबल बॉन्ड है? 1/3 मोल है। बहुत बढ़िया, तो हमने बोला भार कितना हो जाएगा? दिस इंटू मोलर भार यौगिक का, है ना, दिस इंटू यौगिक का मोलर भार। अब यौगिक का मोलर भार कैसे आएगा देखना ध्यान से, CH2 CH 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 CH2। तो देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 C6 2 3 4 5 6 2 8, है ना, 2 3 4 5 6 2 8, ये बन जाएगा C6H8। अगर मैं मोलर मास निकालूं इसका तो वैल्यू हो जाएगी 12 छिके 72 और ये हो जाएगा 8। आंसर आएगा 80 ग्राम पर मोल। आंसर आ जाएगा 80 ग्राम पर मोल। अगर आंसर आ जाएगा 80 ग्राम पर मोल तो ध्यान से देखिएगा 1/3 इंटू 80। अगर 1/3 इंटू 80 किया तो 3 2 जा 6 2 0 3 6 जा 18 2 0 26.6 ग्राम। अगर 26.6 ग्राम के आसपास देखना है, क्योंकि 26.66 ग्राम बनेगा, तो वो लगभग 26.7 ग्राम हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। प्लीज ध्यान से देखिए। हाँ जी, 26.7 ग्राम। ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो, इजी सवाल है, गौर से देखो। सवाल बहुत आसान है, बस बच्चा ना ये इक्वेशन नहीं समझ पाता। अगर इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी, बट ये बात समझ तो आए, ये बात बच्चे के दिमाग में घुसे तो सही कि भाई ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चले, आइए। सवाल क्या कह रहा है ध्यान से समझो। सवाल क्या कह रहा है ध्यान से समझो। इसके बाद करेंगे एक तगड़ा सवाल और क्लास को करेंगे वाइंड अप। इसके बाद में एक सवाल और करेंगे और क्लास को करेंगे वाइंड अप। पर इस सवाल को देखो, एक बहुत इजी सवाल है। चांदी के सिक्के का 20 ग्राम कुछ अभिकर्मकों के साथ श्रृंखलात्मक अभिक्रियाएं करके 14.35 ग्राम AgCl बनाता है। चांदी का सिक्का है जिसका 20 ग्राम है, चांदी का सिक्का है जिसका 20 ग्राम है, ये कुछ श्रृंखलात्मक अभिक्रियाएं करके फाइनली AgCl बनाता है, और वो भी कितनी बनाता है? 14.35 ग्राम AgCl बनाता है। 14.35 ग्राम AgCl बनाता है। तो हमें बताना है सिक्के की प्रतिशत शुद्धता कितनी होगी, यानी कि जो 20 ग्राम दिया हुआ है ये शुद्ध भार नहीं है। अगर शुद्ध भार नहीं है तो आपको ये समझ में आ रहा है Ag से AgCl बन रहा है। हम सिर्फ इतना सा कह सकते हैं कि 1 मोल Ag से कितनी भी श्रृंखलात्मक अभिक्रियाएं करा दो, अगर हमें अभिक्रियाएं नहीं पता तो जो दिख रहा है हम तो उसके हिसाब से बात करेंगे। 1 मोल Ag से 1 मोल AgCl बन रहा है। तो बेटा जी अगर यहां पे x ग्राम होता शुद्ध, मैंने इसमें से माना कि x ग्राम आपके पास में शुद्ध है, अगर x ग्राम आपके पास में शुद्ध है तो Ag के शुद्ध मोल कितने हो जाएंगे? x/108, x/108 हो जाएंगे। 1 मोल पे 1 मोल AgCl बन रहा है, तो x/108 मोल AgCl पे x/108 मोल Ag से x/108 मोल AgCl बन जाएगा। 1 मोल पे 1 मोल बन रहा है, इतने पे इतने मोल बन जाएगा।
अगर 1 मोल पे 1 मोल बन रहा है तो इतने मोल पे इतने मोल बन जाएगा, इतने मोल बन जाएगा। तो बेटा जी सवाल ने आपको वैसे भी इसका भार दिया हुआ है 14.35 ग्राम, तो यहां से मोल कितना आ जाएगा, दिया गया भार अपॉन मोलर भार, तो ये हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 35.5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, 8 और 5 13, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, 143.5, 143.5। अब आप बात को ध्यान से समझना, ये दशमलव हटेगा तो ये नीचे 100 आएगा, ये दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आएगा, 0 से 0 कटेगा, इससे ये कटेगा, आंसर आएगा 0.1। तो ये जो मोल है वो इसके बराबर है, क्योंकि वो भी AgCl के मोल, ये भी AgCl के मोल। तो अब ध्यान से समझना, हमने बोला x/108 का मान जो है ये किसके बराबर हो गया, 1/10 के बराबर। तो यहां से x का मान आ गया 108/10, यानी कि 10.8 ग्राम के बराबर। यानी कि 20 ग्राम में से शुद्ध भार केवल 10.8 ग्राम है। 20 ग्राम में से शुद्ध भार केवल 10.8 ग्राम है। तो हम बोलेंगे प्रतिशत शुद्धता कितनी हो जाएगी, प्रतिशत शुद्धता कितनी हो जाएगी, शुद्ध भार अपॉन कुल भार इंटू 100, शुद्ध भार अपॉन कुल भार इंटू 100। शुद्ध भार कितना हो गया 10.8 अपॉन कुल भार कितना हो गया 20 ग्राम इंटू 100। इससे इसको 5 गुना काट देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, ये 0, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 54%। प्रतिशत शुद्धता चांदी के सिक्के की कितनी है, 54% है प्रतिशत शुद्धता। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं, प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। यस, ध्यान से देख लो भाई, कोई भी दिक्कत है तो बता दो। ठीक है बॉस, डन है। चलो एक तगड़ा सवाल कर लें क्या, एक अच्छा सवाल कर लें क्या। ठीक है जी, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है। आप लोग सोचना इस सवाल को अभी, फिर मैं बताऊंगा। सवाल कह रहा है क्ले, देखिए आपने क्ले है ना, चिकनी मिट्टी होती है क्ले, तो उस पे सवाल है। सवाल कह रहे हैं क्ले के नमूने में क्ले के नमूने में क्या है, 50% सिलिका है एंड 10% जल मौजूद है। क्ले के नमूने में 50% सिलिका और 10% जल मौजूद है। ठीक है, सवाल बोला कि क्ले के नमूने को आंशिक रूप से ड्राई करने पर, क्ले के नमूने को आंशिक रूप से ड्राई करने पर, क्ले के नमूने को आंशिक रूप से ड्राई करने पर वह 8 ग्राम जल की हानि करता है। 8 ग्राम जल की हानि करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यदि उस सूखी हुई क्ले में, यदि उस सूखी हुई क्ले में सिलिका की प्रतिशतता 52% हो गई, क्योंकि जल कम हो गया, सिलिका का अमाउंट उतना ही रहेगा, परसेंटेज बढ़ जाएगा ना, क्योंकि जल कम हो गया है, तो परसेंटेज वाइज इसको ज्यादा एरिया मिल जाएगा फैलने के लिए। प्रतिशतता अगर 52% हो गई, मैंने सवाल का हिंट ऑलरेडी आपको दे दिया है, तो जल की प्रतिशतता उस सूखी क्ले में, सूखी क्ले में कितनी होगी। बच्चा कहेगा सर बहुत आसान है, 52% अगर सिलिका है तो 48% आपका पास में क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। क्यों भाई, सिर्फ दो ही चीजें थोड़ी है क्ले में, पहले देखना 50% सिलिका और 10% जल था, टोटल 60 ही तो था इसका अमाउंट। 40% तो कोई अशुद्धताएं थी, अब तूने उसको ड्राई किया है, जल कम हुआ है, तो तुझे कैसे पता कि बचा हुआ जल टोटल 60% ही थोड़ी रहेगा दोनों का कंटेंट।
कितना बड़ा होगा या कम होगा या क्या होगा वो तेरे को बताना है, ये सोचना है सवाल में। ध्यान से पढ़ना, कैसे करोगे। बच्चे बहुत फटाक से, एक ऑप्शन दिखता है 48%, तो बच्चा कहता है 52% सिलिका है 48% जल। पर ये बात समझो, शुरुआत में भी ये दोनों मिलकर 100% नहीं बना रहे थे। अगर इतना आसान होता तो ये सवाल एडवांस का थोड़ी होता। ठीक है, शुरुआत में भी 50% सिलिका है, 10% जल है और कुछ अशुद्धताएं हैं। अब जब जल कम हो गया, 8 ग्राम जल लूज हो गया, तो अब जल की मात्रा थोड़ी कम हो गई होगी, तो सिलिका को फैलने के लिए थोड़ी ज्यादा जगह मिल गई होगी, तो सिलिका का प्रतिशत बढ़ गया, बट अशुद्धता तो अभी भी है। तो अब नई जो सूखी हुई क्ले जो आपके पास है उसमें जल कितना परसेंटेज है वो बताना है। तो जल का भार पता चलेगा तभी तो। कैसे करोगे, क्या करोगे, सोचना जरा, कैसे करोगे, क्या करोगे, सोचना जरा। हाँ जी, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। देखो ध्यान से, मैंने बोला अगर मैं ये कहूं, अगर मैं यहां पे ये कहूं कि शुरुआत में मैंने माना कि क्ले का भार है x ग्राम शुरुआत में, है ना, हमने शुरुआत में क्ले का भार कुछ x ग्राम मान लिया, तो सिलिका का भार क्या हो जाएगा, 50% है उसका, यानी कि 0.5x ग्राम, और जल का भार कितना हो जाएगा, 10% ही है, यानी कि x इंटू 10/100, यानी कि 0.1x ग्राम। देखना ध्यान से। अब मुझे बताओ, जब जल निकल जाएगा तो क्या सीन बनेगा भार का, जब जल निकल जाएगा तो भार का क्या सीन बनेगा, मुझे बता सकते हैं क्या। हमने ये बोला कि क्ले का भार x ग्राम है, सिलिका उसमें 50% है, जल आपका 10% है, तो हमने उनके भार निकाल के देखे। बट जब मैंने इसको सुखाया, जब मैंने इसको सुखाया, प्लीज मेरी बात को समझें, जब मैंने इसे सुखाया, सुखाने पर 8 ग्राम पानी कम हो गया ओवरऑल क्ले में से। ठीक है, यदि क्ले को आंशिक रूप से ड्राई किया जाता है तो 8 ग्राम जल कम हो जाता है, यानी कि हम यह कहेंगे कि अब ड्राई क्ले का जो भार है, ड्राई क्ले का जो भार है वो हो जाएगा x माइनस 8 ग्राम, x माइनस 8 ग्राम हो जाएगा। अब इस ड्राई क्ले के अंदर सवाल कह रहा है सिलिका की प्रतिशतता 52% है, यानी कि यहां पे अगर हम सिलिका का भार चेक करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी x माइनस 8 इंटू 52 डिवाइडेड बाय 100, 52% यही होता है, तो आंसर आ जाएगा 0.52 टाइम्स x माइनस 8 ग्राम। हमें नहीं पता जल का कितना भार होगा क्योंकि हमें जल की प्रतिशतता ही नहीं पता, सिलिका का डेटा पता है। मैंने ये बोला जल कम हो गया, कोई बात नहीं, अशुद्धताएं हो गई होंगी, अब अशुद्धता और सिलिका का अमाउंट ज्यादा हो गया होगा, जल का अमाउंट कम हो गया होगा, कुछ ऐसी बात हो गई ना ये कि भाई पहले हमारे पास जो क्ले का नमूना था, ध्यान से समझना, ये था पहले क्ले का नमूना और यही नमूना अब बाद में भी है, परंतु पहले इसमें ऐसा हो रहा होगा कि भाई आधी जगह तो सिलिका ने घेर रखी थी, है ना, थोड़ी सी जगह जल ने घेर रखी थी, बची हुई जगहों पे हो सकता है कोई इंप्योरिटी हो, अशुद्धता हो। अब क्या हुआ है, 8 ग्राम पानी का नुकसान हो गया, तो सिलिका ने पहले से थोड़ी ज्यादा जगह घेर ली, पहले 50% थी अब 52% ही हो गई, और जल भी थोड़ा सा तो अपने आप में कम हुआ ही है, तो जल हमने थोड़ा सा कम बता दिया, बट अशुद्धता बढ़ गई। तो भाई जगह उतनी है टोटल क्ले की, टोटल क्ले की जगह उतनी है, उसी के अंदर परसेंटेज कम ज्यादा हुआ है, तो उससे सिलिका का अमाउंट तो उतना का उतना ही रहा, मैंने बाहर से एक्स्ट्रा सिलिका थोड़ी डाला। सिलिका जितना पहले था, सिलिका जितना बाद में है, वो तो अभी भी उतना ही है और बाद में भी उतना ही है। अमाउंट ऑफ सिलिका जो है वो क्या है आपकी, कांस्टेंट। परसेंटेज ज्यादा है, उसको फैलने के लिए जगह ज्यादा मिल गई है ना, पर अमाउंट तो कांस्टेंट है। सही बात है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हमने बोला जैसे कि कुछ ऐसी बात हो गई, आपने एक बैग के अंदर 4 डेयरी मिल्क डाली, 2 5 स्टार डाली, ठीक है।
अब आपने एक नया बैग लिया, उसमें एक 5 स्टार निकाल के 4 डेयरी मिल्क डाल दी, एक 5 स्टार डाल दी, तो डेयरी मिल्क की मात्रा थोड़ी चेंज हो गई, पर परसेंटेज आप देखो, पहले बॉक्स में 4 डेयरी मिल्क थी और 2 5 स्टार थी, और नए वाले बॉक्स में 4 डेयरी मिल्क है और एक 5 स्टार है। अगर यहां परसेंटेज डेयरी मिल्क का निकालोगे तो 4/6 इंटू 100 हो जाएगा, 4 ये 2 ये, तो 4/6 इंटू 100, जबकि यहां 4/5 इंटू 100 हो जाएगा। यहां लगभग डेयरी मिल्क ने 80% जगह घिरी हुई है, और यहां पे डेयरी मिल्क ने 600/4 200/3, मतलब लगभग 3 6 18 20 66 पॉइंट कुछ परसेंट जगह घिरी हुई है। मात्रा तो डेयरी मिल्क की उतनी ही है, परसेंटेज देखो कितना बढ़ गया, क्योंकि दूसरी चीज मैंने थोड़ी कम कर दी ना। वही वाली बात है, अगर ये वाली बात है, सर चॉकलेट की बातें करते हो, चॉकलेट देते तो हो नहीं भाई, मिलोगे तो चॉकलेट देंगे, और मिलोगे सिलेक्शन पार्टी में तुम्हें बड़ा वाला सेलिब्रेशन का डब्बा देंगे चॉकलेट का, खाते रहना। पर यस, अभी के लिए यह समझना जरूरी है कि अगर क्ले सेम है, ये पहले सिंपल क्ले थी, ये ड्राई क्ले है, तो सिलिका का अमाउंट अगर कांस्टेंट है, अगर सिलिका का अमाउंट कांस्टेंट है, मतलब सिलिका का अमाउंट जो पहले था, सिलिका का अमाउंट जो पहले था और सिलिका का अमाउंट जो बाद में है, ये क्या है? फिक्स। अगर ये फिक्स है तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वेट ऑफ सिलिका जो पहले क्ले में था और वेट ऑफ सिलिका जो ड्राई क्ले में है, ये क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। वेट ऑफ सिलिका जो पहले क्ले में है ये 0.5x, और जो ड्राई क्ले में है वो क्या है? 0.52 टाइम्स x माइनस 8। यहां से x फाइंड कर सकते हैं क्या? बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर यहां से x फाइंड करने की बात करें तो 0.5x बराबर हो जाएगा 0.52x माइनस 8 इंटू 0.52। ध्यान से देखना, ये उधर गया, ये उधर गया, ये आ गया 8 इंटू 52/100 इज इक्वल टू 0.52x माइनस 0.50x। ठीक है, 4 2 जा 4 25 जा, ये हो गया 104/25। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा? 0.02x। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? देखना ध्यान से, हमारे पास में क्या हो जाएगा? देखना ध्यान से, 104/25 इज इक्वल टू 0.02x। तो x का मान आ जाएगा 104/25 इंटू 0.02, ये हो जाएगा। हमने बोला 25 से ये कटेगा 4 टाइम्स, ये कटेगा 52 टाइम्स, आंसर आएगा 208 ग्राम। मतलब आपको यह पता चल गया कि क्ले का प्रारंभिक भार था 208 ग्राम, और तुम देख रहे हो वैल्यू कैसे सेट करी है, 8 ग्राम पानी निकल रहा है बाद में। तो ये जो सूखी हुई क्ले है, आप देखो ध्यान से, समझने की कोशिश करो, ये मान आ गया 208 ग्राम, और ये मान सॉल्व होके आ गया 208 माइनस 8 मतलब 200 ग्राम। अब सवाल ने पूछा गया है, सवाल ने कहा है सूखी हुई क्ले में जल की प्रतिशतता बताओ। तो बेटा इस 200 ग्राम में जल की प्रतिशतता बतानी है। जल की प्रतिशतता हम बता सकते हैं क्या? हाँ जी, जल की प्रतिशतता बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं। देखो, तुम्हें पहले शुरुआत में सिलिका और जल का डेटा मिल जाएगा। कैसे? अब ये डेटा हो जाएगा 0.5 टाइम्स 208, और ये हो जाएगा 0.1 टाइम्स 208, है ना? तो यहां से तुम्हें जल का प्रारंभिक भार मिल गया 20.8 ग्राम। शुरुआत में इतना जल था, जब तुमने सुखाई क्ले तो तुम्हारा जल 8 ग्राम कम हो गया। मतलब ये जो 8 ग्राम कम हुआ है वो एक्चुअली जल का भार है। अगर 20.8 में से 8 कम हो गया तो वैल्यू क्या 12.8 आ गई? 12.8 ग्राम आ गई। अगर जल का भार 12.8 ग्राम आ गया तो आप समझने की कोशिश करें, आप समझने की कोशिश करें, अगर जल का भार 12.8 ग्राम आ गया तो परसेंटेज ऑफ वाटर किसमें? सूखी क्ले के अंदर, हम बोल देंगे जल का भार, है ना, जो नया वाला है, अपॉन क्ले का भार ड्राई वाला इंटू 100। तो हम बोल देंगे जल का भार कितना है? 12.8 अपॉन 200 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कट गए, वैल्यू आ जाएगी 6.4%। तो तुम देखो पहले 10% था, अब वो घट के 6.4% रह गया। प्लीज ध्यान से देखें सवाल को, कोई भी दिक्कत है तो बताएं, कोई भी दिक्कत है तो बताएं।
यस, समझ में आया क्या क्वेश्चन? समझ में आया क्या क्वेश्चन? यस, देखें भाई गौर से। चलिए बहुत बढ़िया। अगर ये चीज समझ में आती है तो आई गेस हमने मोल कॉन्सेप्ट की इनफ प्रैक्टिस कर ली है क्लास में। आप लोगों के पास जो भी डीपीपी आपको मिली है उसके बचे हुए सवाल अच्छे से लगाओ, प्लस बेटा पीवाईक्यूज एक बार खोल लो और 1996 से लेके 2024 तक के सारे पीवाईक्यूज लगाने अपने को। ठीक है, आप इसको एक बार आंखों से देखिए, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो तुरंत बन जाएंगे, तो उनमें पेन वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जहां आपको लगे नहीं कैलकुलेट करके देख लेता हूं, दिक्कत आएगी, वहां पीवाईक्यूज चेक कर लेना। सही है, बढ़िया। इसी के साथ में मोल कॉन्सेप्ट का सेशन करते हैं समाप्त। आई होप आपको चीजें बढ़िया तरीके से समझ आई हो, सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ हो। ठीक है, इसको अच्छे से गो थ्रू करना, अच्छे से पढ़ाई करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले चैप्टर रिडॉक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।